चलिए अब बात करते हैं सोवियत प्रणाली की विशेषताओं के बारे में। जैसा कि अभी हमने देखा कि जब हम बात कर रहे थे सोवियत प्रणाली के बारे में कि जो सोवियत संघ था उसमें जो सोवियत प्रणाली थी, किस तरीके से सोवियत प्रणाली अस्तित्व में आई। और हमने एक चीज़ और आपको बताई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से हमने देखा कि पूरी दुनिया में दो महाशक्तियाँ थी। एक तरफ आपकी पश्चिमी यूरोप वाला हिस्सा था जिसका अगुवा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, जिसने अपनी पूंजीवादी उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया हुआ था, जबकि दूसरी तरफ सोवियत संघ था जिसने अपने यहाँ समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया हुआ था। तो इस तरीके से पूरी दुनिया दो ध्रुवीयता में बटी हुई थी, यानी कि दो ध्रुव थे पूरी दुनिया के, दो पोल थे। यानी कि जब पूरे विश्व में जो शक्ति के दो केंद्र हैं, तो ऐसी व्यवस्था द्विध्रुवीय व्यवस्था होती है। जहाँ पर शक्ति का केवल एक केंद्र है तो वो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था होगी, जहाँ पे आपके बहुत सारे केंद्र हैं तो बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था होगी। लेकिन अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आखिर सोवियत संघ में जो सोवियत प्रणाली अपनाई गई थी उसकी विशेषताएं क्या हैं। दरअसल क्या था कि हमने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अब पूरी दुनिया में अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत तेजी से बढ़ी। वो अर्थव्यवस्था के मामले में पहले पायदान पे था। और जबकि दूसरी तरफ अगर हम सोवियत संघ को देखते हैं तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे थी। तो इस तरीके से और सोवियत प्रणाली की क्या ऐसी विशेषताएं रही जिसकी वजह से जो सोवियत संघ था वो दूसरी महाशक्ति के रूप में उभरा। तो सबसे पहले तो पहला पॉइंट है कि जो ये प्रणाली थी इसमें जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो इस प्रणाली की सबसे अहम धुरी थी। जितनी भी जो पावर्स थी वो सारी की सारी कम्युनिस्ट पार्टी को सेंट्रलाइज की गई थी। कहने का मतलब है कि कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ही पूरे राज्य का शासन चलाया जा रहा था, कोई विपक्षी पार्टी यहाँ पर नहीं थी। दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पे जो इसकी जो फीचर्स है, विशेषता है कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी उसको योजनाबद्ध तरीके से लागू किया गया। यानी कि यहाँ पे नियोजित अर्थव्यवस्था अपनाई गई, नियोजन किया गया अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, अपने देश की विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे नियोजन किया गया। भारत ने भी आपने देखा होगा कि भारत ने भी अपने देश की आर्थिक तरक्की के लिए नियोजन को अपनाया है, प्लानिंग को अपनाया है। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग को अपनाया गया। तो भारत ने भी सोवियत संघ से ही ये चीज़ें सीखी। उसके बाद राज्य के नियंत्रण में यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था थी उसको राज्य के अंतर रखा गया, नियंत्रण में रखा गया। दूसरा, सोवियत संघ की जो संचार प्रणाली थी बहुत उन्नत थी। कनेक्टिविटी, अगर आज के टाइम पे कनेक्टिविटी बेहतर हो तो आप जानते हैं कि कहीं भी आप आसानी से अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, यानी कि आप आसानी से अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो कनेक्टिविटी थी यानी संचार प्रणाली बहुत अच्छी होने की वजह से जो दूर दरार के क्षेत्र थे वे भी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और इसका बहुत बड़ा फायदा मिलता है अर्थव्यवस्था में, क्योंकि वहाँ से आप अपने जो प्रोडक्शन, जो आपने उत्पादन किया है उन चीज़ों को दूसरी जगह पहुँचा सकते हैं। आप दूसरी जगह से अपने यहाँ पर उन चीज़ों को लेकर आ सकते हैं। तो ये प्रणाली मजबूत थी यहाँ पे, यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन सोवियत यूनियन। उसके बाद सोवियत संघ घरेलू उपभोक्ता उद्योग में भी बहुत उन्नत था। यानी कि जो घरेलू उपभोक्ता उद्योग के बारे में बात करें तो इसका मतलब क्या था कि जो लोगों के आम ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं, यानी एक सुई से लेकर जो भी हम अपनी लाइफ में यूज़ करते, डेली लाइफ में चीज़ें यूज़ करते हैं, जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, हाँ, घरेलू जो उपभोक्ता हैं उसके लिए जो चीज़ें थी वो बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे उपलब्ध थी। कहने का मतलब है उसकी कोई कमी नहीं थी। यहाँ पे सुई से लेकर हवाई जहाज तक हर एक चीज़ यहाँ पर बनाया जा रहा था। आगे देखिएगा, सोवियत संघ में जो बेरोजगारी थी वो ना के बराबर थी। कहने का मतलब यहाँ पे बेरोजगारी नहीं थी, यानी कि हर किसी के पास यहाँ पर रोजगार उपलब्ध था। उसके बाद अगर हम देखें तो लोगों की जो बुनियादी ज़रूरत की आवश्यकता की चीज़ें थी, यानी कि सरकार ने जो बुनियादी आवश्यकता की चीज़ें थी सोवियत संघ के अंतर्गत उनको बहुत रियायत पर उपलब्ध कराया था। जैसे
आज जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं, रोटी कपड़ा मकान है, उसके साथ शिक्षा, स्वास्थ्य है, बच्चों की देखभाल है, तो लोक कल्याण की जो योजनाएं हैं उसमें लोगों को रियायत दी जाती थी सोवियत संघ के अंतर्गत। इसके बाद हम देखेंगे कि जो सोवियत संघ था, इसमें जो वहाँ पर संपत्ति थी उस पर पूरा का पूरा जो नियंत्रण था वो राज्य का था। चाहे भूमि हो, चाहे उत्पादन के जो संसाधन हो या अन्य संसाधन हो, उन पर स्वामित्व ही नहीं बल्कि उस पर नियंत्रण भी राज्य का था, स्टेट का था। इसलिए दैट इज अ वेरी डिफरेंट फ्रॉम कैपिटलिज्म। ये कैपिटलिज्म से बिल्कुल अलग था, जबकि कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद में ऐसा नहीं होता है। वहां पर जो संपत्ति होती है वो राज्य के नियंत्रण से बाहर, यानी निजी संपत्ति को राज्य के नियंत्रण से बाहर रखा जाता है। तो विशाल ऊर्जा के संसाधन थे यहाँ पे सोवियत संघ के अंतर्गत। ऊर्जा के संसाधन बहुत उन्नत होने की वजह से और काफ़ी बड़ी मात्रा में होने की वजह से, यानी कि यहाँ पे क्या था, आपके पास खनिज हो गए, तेल हो गया, लोहा हो गया, इस्पात हो गया, उर्वरक हो गया, मशीनरी हो गई, बड़ी ही अकूत मात्रा में यहाँ पे उपलब्ध थे, जिस वजह से जो सोवियत संघ था वो दूसरे नंबर पर पूरी दुनिया में था, यानी कि उसकी जो अर्थव्यवस्था थी द्वितीय स्थान पे थी। ये इसकी कुछ फीचर्स थे सोवियत प्रणाली के। अब हम बात करेंगे सोवियत प्रणाली के दोषों के बारे में। चलिए बात करते हैं अब सोवियत प्रणाली के दोष के बारे में कि आखिर सोवियत प्रणाली के अंदर क्या कमियां रह गईं जिसकी वजह से वो पहली दुनिया के जो देश थे, यानी कि जो अगुआ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तुलना में काफ़ी पीछे हो गया। तो सोवियत प्रणाली के दोष क्या थे, कमियां क्या थी प्रणाली के अंतर्गत? स्वाभाविक सी बात है कि भाई अगर किसी व्यक्ति में कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयां भी होंगी। तो ठीक इसी तरीके से सोवियत प्रणाली के अंदर भी कुछ कमियां थी, उन्हीं के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहली कमी थी, सबसे पहला जो दोष था वो था कि यहाँ जो सोवियत प्रणाली थी वो बहुत अधिक केंद्रित थी और नौकरशाही का यहाँ पर पूरी का पूरा नियंत्रण था। अधिक केंद्रित होने की वजह से जो सारी पावर्स थी वो एक जगह जम जाती हैं, कहने का मतलब सारी की सारी पावर्स एक जगह पे थी, एक जगह केंद्रित होने की वजह से और नौकरशाही का बेलगाम नियंत्रण होने की वजह से जो राज्य था, यानी कि जो सरकार थी, उसकी जो योजनाएं थी वो सही समय पे लोगों तक नहीं पहुंच पाई, या वो मनमानी की वजह से जो उन योजनाओं का फ़ायदा लोगों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। और इस वजह से कहीं ना कहीं जो वहाँ की जो जनता थी वो कई सारी योजनाओं से विमुख हो गई। इसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा कारण यहाँ पे हमने जो दोष देखा वो कम्युनिस्ट पार्टी का एक दलीय कठोर शासन, यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका पूरी संस्थाओं पर पूर्ण नियंत्रण होने की वजह से वो एक कह सकते हैं कि एक प्रकार से निरंकुश होते हुए चलेगी, और जिस वजह से हमने देखा कि जनता के प्रति जो उसका उत्तरदायित्व था वो उससे दूर होती हुई चली गई, वो उससे विमुख होती हुई चली गई और समय पर जनता के कार्यों को जो है उनको कराने में वो अक्षम रही। इसके बाद तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट था वो था कि 15 गणराज्यों में 15 गणराज्य थे। अगर आप देखें तो इसमें सबसे पहले रूस, यूक्रेन, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, अजरबैजान, लिथुआनिया, आर्मेनिया, मालदोवा, लातविया, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, एस्टोनिया। 3 इसमें बाल्टिक गणराज्य हैं, लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता था कि 3 गणराज्यों के बाल्टिक गणराज्यों के नाम बताइए, तो याद रखिएगा लिथुआनिया है, एस्टोनिया है और लातविया है। तो हमने देखा जो 15 गणराज्य थे उसमें जो रूस की इंपॉर्टेंस थी वो बहुत ज़्यादा थी, या आप ये कह सकते हैं कि सारी की सारी पावर्स वो रूस में केंद्रित हो चुकी थी। बाकी जितने गणराज्य थे उनकी उपेक्षा की जाती थी, वे अपने आप को उपेक्षित महसूस करते थे, ना ही उनके सांस्कृतिक रूप से उनको पहचान दी गई, ना उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व थे उस पर खास उनका प्रभाव देखने को मिला। कहने का मतलब उनको प्रतिनिधित्व बहुत कम मिल रहा था और यहाँ पर रूस को अधिक पावर दी जा रही थी, सारी शक्तियां ही रूस से संचालित हो रही थी, आप ये मान सकते हैं, जिस वजह से बाकी के लोग, बाकी के जो गणराज्य थे वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। इसके बाद जो 4th पॉइंट हमने देखा
कि जो सोवियत प्रणाली थी, इसका जो प्रौद्योगिकी थी और जो ये आधारभूत ढांचा जो था, बुनियादी जो ढांचा हम कहते हैं, उस मामले में भी ये धीरे धीरे पिछड़ते हुए चली गई, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा अपने हथियारों को डेवलप करने में, हथियारों को विकसित करने में यूज कर रही थी सोवियत प्रणाली, सोवियत संघ। जिस वजह से हमने देखा कि प्रौद्योगिकी के मामले पीछे होने की वजह से और आधारभूत ढांचे में पीछे होने की वजह से ये अपने जो प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे थे उनमें कोई खास गुणवत्ता देखने को मिल नहीं रही थी, जिस वजह से लोगों का जो ध्यान था ये धीरे धीरे पश्चिमी जो वस्तुएं थी उनकी ओर चला गया, क्योंकि प्रौद्योगिकी के मामले में वो सोवियत संघ से बहुत ज़्यादा आगे थी। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लोकतंत्र की अनुपस्थिति देखने को मिली। कहने का मतलब लोकतंत्र पूरी तरीके से यहाँ पर अनुपस्थित इसलिए देखने को मिला क्योंकि हमने देखा कि यहाँ एक पार्टी का शासन था, दूसरी कोई विपक्षी पार्टी नहीं थी, कोई भी किसी भी प्रकार से विरोध करने वाला कोई भी यहाँ पे नहीं था कम्युनिस्ट पार्टी का, जिस वजह से जनता भी अपने आप को उपेक्षित महसूस करती थी। जनता अपने आप को शासक दल के साथ जोड़कर नहीं देख पाती थी क्योंकि उसकी आवाज को सुना नहीं जा रहा था। यानी कि बाकी जो गणराज्य थे उनको नहीं सुना जाने का मतलब है कि भाई अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है उसकी आजादी यहाँ पर नहीं थी, क्योंकि एक पार्टी का कठोर शासन यहाँ पर था, उसकी बातों को ही सर्वमान्य माना जाता, सभी को उसको उनकी बातों को मानना होता था और कोई भी उनकी आलोचना नहीं कर सकता था, कोई अपने विचार नहीं रख सकता था, ना ही उनके विचारों को कोई सुन रहा था। इस वजह से हमने देखा यहाँ पर लोकतंत्र पूरी तरीके से अनुपस्थित रहा इस व्यवस्था के अंतर्गत, यानी कि जो सोवियत प्रणाली थी सोवियत संघ के अंतर्गत, उसके ये प्रमुख दोष हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आखिर जो 1917 में सोवियत संघ अस्तित्व में आया था उसका विघटन क्यों हुआ, विघटन के क्या कारण थे और क्या उसके